अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बिहाइंड द न्यूज़ सां गॾु आहियां जो मेज़बान मेराज हबीब। हिन वक़्तु मुल्क में वधंदड़ महांगाई आम माण्हू जो सभ खां वॾो मसइलो आहे। पीटीआई सरकार जेका हिन वक़्त ताईं मुआशी लिहाज़ खां मुकमल तौर ते नाकाम नज़र अचे थी। हिन वक़्त ताईं मुल्क अंदरि मईशत जी बहितरी लाइ को पीटीआई वटि प्लान बि नज़र नथो अचे। जेके अंग अखर साम्हूं अचनि पिया उहे परेशान कंदड़ आहिनि। ताज़ो ई हुकूमत खे IMF वटां कर्ज़ जी टीं क़िस्त मिली आहे, जंहिं बाद हुकूमत मिनी बजट आणण जी कोशिश में आहे। उन सां गॾोगॾु हिन वक़्त ताईं मुल्क में ॿाहिरां ईंदड़ शयुनि में बि मुसलसल इज़ाफ़ो थी रहियो आहे। कुझु ॾींहं पहिरियां ई साम्हूं आयल रिपोर्ट मूजिबि गुज़िरियल साल जी भेट में ॿाहिरां ईंदड़ शयुनि में 142% वाधि थी आहे, जॾहिं त मुल्क जी पैदावार में 3% सिर्फ़ु इज़ाफ़ो थियो आहे। हीअ हुकूमत मुकमल तौर ते मुल्क अंदरि एक्सपोर्ट वधाइण में नाकाम पिणु रही आहे। सिर्फ़ु एतिरो ई न, पर हिन वक़्त ताईं मुल्की मईशत बाबति मुकमल तौर ते IMF जी डिक्टेशन ते हले पई, जंहिं पारां हिकु भेरो ॿीहर टैक्स में वाधि जो चयो वियो, जंहिं बाद साल जो हदफ़ 6200 अरब ताईं पहुचायो वियो आहे, उहो मुक़ररु कयो वियो आहे, जंहिंसां इहो वाज़िह थिए थो त अवाम जे खीसे मां इनडायरेक्ट टैक्स ज़रिए ही पूरत कई वेंदी। उन सां गॾोगॾु हिन हुकूमत माज़ी जे सभिनी हुकूमतुनि खां वधीक कर्ज़ पिणु वरितो आहे। हिन बावजूदि हिन वक़्त ताईं मुल्क में महांगाई डबल डिजिट क्रॉस करे चुकी आहे ऐं उनखे कंट्रोल करण में हुकूमत मुकमल तौर ते नाकाम नज़र अचे पई। अॼु पेशावर में शौकत तरीन पारां मीडिया सां ॻाल्हि ॿोल कई वई। अचो त सभ खां पहिरियों ॾिसो हुनजो हुन में छा चवणो अचो त ॾिसो। शौकत तरीन जी ॻाल्हि ॿोल ॿुधी वाज़िह तौर ते ही जेके अंदाज़ा लॻाया पिया आहिनि हुकूमत पारां, शौकत तरीन इहो चयो पियो त गवर्नर मईशत बाबति एक्सपर्ट न आहे। शौकत तरीन इहो चवे पियो त मुल्की सलामती वारी का बि ॻाल्हि कोन्हे जेका हिन वक़्त ताईं सूरत-हाल आहे, पर इहो शौकत तरीन न पियो ॿुधाए त जेको कर्ज़ वरितो वियो आहे सऊदी अरब खां उहो कहिड़नि शर्तनि ते वरितो वियो आहे। पाण सॼे मामले ते ॻाल्हाईंदासीं। असांखे वीडियो लिंक ज़रिए जॉइन कयो आहे मुल्क जा नामियारा मुआशी माहिर मोहतरम जनाब शाहिद हसन सिद्दीकी साहब। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। बताइएगा आज जो PTI की तरफ से कोशिश की जा रही है कि सेनेटर बनाया जाए शौकत तरीन साहब को, फिर पेशावर में वो इलेक्शन कमीशन के बाहर मौजूद थे, उन्होंने कहा है कि कोई कौमी सलामती का मसला नहीं हो रहा IMF के पैकेज के साथ, और साथ ही उन्होंने ये भी फरमाया है कि जो इस वक्त महंगाई की सूरत हाल है वो सिर्फ पाकिस्तान का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का मसला है। आप इस पर अपनी क्या राय देंगे? देखिए, आपने दो तीन बातें की हैं। पहली बात मैं बता दूं कि 2000 जो है वो 8 के बाद जब वो आए थे तो उन्होंने एक एग्रीमेंट किया था हुकूमत ने फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान के साथ। उन्होंने जो तशरीह की थी, दानिस्ता गलत बयानी की थी, और उसको मेरी जो किताब है दहशतगर्दी, सियासत और मईशत, उसमें मैंने वाज़ह तौर पर कहा है कि दानिस्ता गलत बयानियां की, पाकिस्तान की सलामती को और पाकिस्तान की मईशत को उन्होंने दाव पर लगाया। ये और उसकी पूरी तफसीलात दी हैं। लेकिन जब इनके ओहदा चला गया, शौकत तरीन साहब से इस्तीफा लिया गया, उसके बाद उन्होंने ये कहा कि जी वो बात सही है मगर वो मेरी नीयत खराब नहीं थी, वो दानिस्ता गलती थी। तो दानिस्ता गलती सलामती को दाव पे पहुंचा के कई महीने तक नहीं की जाती। पार्लियामेंट में उसके मुताबिक बजट बनाया गया तो वो तो तस्लीम कर चुके हैं कि उन्होंने फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान की जो गलत तशरीह कौम के सामने की थी, पार्लियामेंट में की थी, उससे पाकिस्तान की सलामती को और मईशत को तबाही हुई और उसका कोई एहतसाब नहीं हुआ। सिर्फ ये तस्लीम कर लेना बाद में कि जी मेरी गलती थी, ये काफी नहीं है। इतनी बड़ी गलती नहीं हुआ करती हुकूमतों में, ये तो बाकायदा डिस्कस होता है काबीना में हर जगह। तो उसके बाद पहले तो उसका मेरे ख्याल से एहतसाब होना चाहिए, आज होना चाहिए, सेनेटर बनाने से पहले होना चाहिए। और जो उनके मुखालिफ उम्मीदवार हैं उन्होंने गैर जरूरी कुछ एतराजात किए इलेक्शन कमीशन में। लोग पढ़ते नहीं है, वो ये पढ़े तो सही नहीं है, वो फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान के हैं, वो ये बात करें जो कराची के रिहायशी हैं, वहाँ के रिहायशी नहीं है, वो जरूर करें, मगर ये बात नहीं की। ये अफसोसनाक है। ये हमारे सियासतदानों की सोच है कि वो पढ़ते नहीं है, मेहनत नहीं करते। अपोजिशन की मैं बात कर रहा हूँ और जो उनके मुखालिफ उम्मीदवार हैं उनकी बात कर रहा हूँ। दूसरा ये था कि इस वक्त जो आपने मसला उठाया है, देखिए इन्होंने अप्रैल में इनको 21वें ओहदे का चार्ज मिला था, वजीर खजाना। ये मुज़ाकरात 2-3 रोज के अंदर कर लेते तो जो तबाही और बर्बादी अब आई है वो नहीं आती। मसला क्या था, तो तबाही बर्बादी नहीं आती, ये आपने क्यों की, मैं भी इसका जवाब दूंगा। अभी आप देखें कि जुलाई से नवंबर तक जो हमारा इंपोर्ट्स का बिल है वो 33 अरब डॉलर है, जो पाकिस्तान की तारीख में इस मुद्दत में सबसे ज्यादा है। हमारा तिजारती खसारा इस मुद्दत में 20 अरब डॉलर है, जो इसी मुद्दत में पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा है। तो 3 बर्बादियां तो आ गई। महंगाई आपने देखा कि जनवरी में 5.7 थी, 21 में आज जो है 11.2 हो गई। तो ये उनको हिसाब तो जवाब तो देना होगा ना कि अशराफिया को नवाजने के लिए क्यों किया उन्होंने,
क्योंकि ये शरह सूद को कम रखना चाहते थे, सस्ती शरह सूद पर कर्जे देना चाहते थे और आईएमएफ उसके लिए तैयार नहीं था। तो उन्होंने क्या किया कि अब देखिए, जब आईएमएफ का प्रोग्राम मंजूर हुआ उससे 3 दिन पहले आपने शरह सूद बढ़ा दी और अब 14 दिसंबर को फिर बढ़ाने वाले हैं। तो मेरा इल्जाम तो साबित हो रहा है इनके ऊपर, एक तो ये बात है। मगर अब जो खेल खेल रहे हैं तो कौम को सही बात बता देनी चाहिए। ये बात उनकी बिल्कुल सही है। फिर अब जो है तेजी से अफरात-ए-ज़र में इजाफा नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। हमें भी पता है, उनको भी पता है, मगर पूरी बात बताए ना। फिर हुआ ये था कि जो मामलात इन्होंने आईएमएफ से तय किए उसके नतीजे में अफरात-ए-ज़र ने 15% से आगे जाना था और खाने पीने की अशिया कीमतों में 20% से आगे जाना था। अब बदकिस्मती से नया वायरस आ गया ओमिक्रॉन। उसकी वजह से जो हमें नजर आ रहा है, हतमी तौर पे तो किसी को भी नहीं पता कि दुनिया में कितनी तबाही आएगी, मगरिब में कितनी तबाही आएगी और सब कॉन्टिनेंट में आएगी, हमारे ऊपर क्या असरात आएंगे हमें नहीं पता। मगर ये पता है कि आलमी मंडी में तेल की कीमतें कम होना शुरू हो गई हैं, जबरदस्त कमी हुई है। और पाम ऑयल की कीमतें भी आप देखेंगे कम हुई। तो जो चीजें आप 60 बिलियन डॉलर्स की, 60 अरब डॉलर की जो आप इंपोर्ट्स करते हैं बशमूल पेट्रोलियम मसनूआत, उनकी कीमतों में जो इजाफा तेजी से होने जा रहा था वो नहीं होगा। जैसे कि कोविड-19 में आपने देखा था कि नहीं हुआ था। आलमी मंडी में कीमतें कम हो रही हैं, मगर ये भी तो बताएं कि उसके साथ और क्या होगा। उसके साथ ये होगा कि हमारा जो सनदी शोबा है उसकी शरह नमू सुस्त हो जाएगी। पाकिस्तान की शरह नमू ये 5% की बात कर रहे थे, वो ज्यादा से ज्यादा 3.5% रहेगी। गुर्बत बढ़ेगी, सनद शोबा मुतासर होगा, जिससे बेरोजगारी बढ़ेगी। आपकी बरामदात नहीं बढ़ेंगी, जो आप बातें कर रहे थे, बरामदात नहीं बढ़ेंगी हमारी, वो भी इफेक्ट होंगी। हमारा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी इफेक्ट होगा। तो ये जो कुछ होगा इसमें मैं ना हुकूमत को ब्लेम देता हूँ ना उनको क्रेडिट देता हूँ। अब ये कोरोना की वजह से है। तो लेकिन जो मुझे नजर आ रहा है वो ये है कि जब पिछला कोरोना आया था तो इन्होंने शरह सूद कम करके और अशराफिया को नवाजा था, जो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। अब आईएमएफ के प्रोग्राम में आ गए हैं, अब वो धांधली करने नहीं देंगे आपको, तो शरह सूद तो आपको फिर भी बढ़ानी है अभी, वो तो अच्छा बढ़ेगी। डॉक्टर तो साहब, इसमें उसके थोड़ा सा मंफी असरात भी ये पड़ेंगे। बताइएगा, ज़ाहिर है आपने तफसीलन जो सूरत हाल सामने रखी और ज़ाहिर है एक जो खदशा इस वक्त मौजूद है ओमिक्रॉन के हवाले से, जिसका आपने अभी तस्करा भी किया। अब एक जो दूसरी चीज़ मुसलसल सामने आ रही है, जिसका हम पहले भी जिक्र करते रहे मुख्तलिफ प्रोग्रामों में, कि यहाँ पर प्रोडक्शन की बात होती है मुसलसल और इसको बड़ा क्रेडिट लेने की हुकूमत कोशिश भी करती है कि हमने टेक्सटाइल में ये कर दिया और दूसरी चीज़ों में हमने ये कर दिया। पर जो कुछ दिन पहले रिपोर्ट सामने आई है उसमें ये चीज़ें वाज़ेह तौर पर सामने आई हैं कि तकरीबन 140% इजाफा हुआ है बाहर से जो चीज़ें मुल्क में आई हैं और सिर्फ 3% उसमें इजाफा हुआ है जो मुल्क से चीज़ें बाहर गई हैं। देखिए, आपने इंतहाई अहम नुकता उठाया है। यही बात हुकूमत को अवाम को बतानी चाहिए। बहुत अहम बात की आपने। हुआ ये था कि जो हमारा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का फर्क है, मैंने आपको बताया कि 20 अरब डॉलर हो गया 5 महीने का। हम्म। इसी मुद्दत में पिछले साल 9 अरब डॉलर का था। इसका क्या मतलब है कि ये जो आपने गैर जरूरी मराद दी, जो आपने शरह सूद कम किया, उससे 9 अरब डॉलर का झटका आपके तिजारती खसारे को लग गया, दुगना हो गया। ये कोई मामूली बात नहीं है। उसका फिर इम्पैक्ट आया कि आपके कर्जे बढ़े, आपके रिजर्व दबाव में आए, आपको हम सऊदी अरब के पास भागे, वहां से 3 अरब डॉलर का आपने मामला तय किए, जो 1 महीने तक उन्होंने नहीं दिए क्योंकि आईएमएफ का प्रोग्राम नहीं था। अब जब उन्होंने किए हैं तो हुकूमत ये कह रही है कि उनके साथ जो मुआहदा है वो हम आवाम को नहीं बता सकते, कैमरे में बता सकते हैं। ठीक है ना। अब ये जो 3 अरब डॉलर का आपने मुआहदा किया है सऊदी अरब जैसे इस्लामी मुल्क से, पाकिस्तान जैसे इस्लाम का किला, वो ऐसी एक साल की शराइत, एक साल 3 अरब डॉलर लेने के लिए इतना बड़ा मुल्क वो शराइत मानता है उस मुल्क से जिसने नवाज शरीफ के दौर में हमें 1.5 अरब डॉलर ये कहा था, ये आप ले लें और इसको वापस नहीं करना है, ये तोहफा है हमारा, न सूद था न नकद रकम वापस। उससे 3 अरब डॉलर एक साल के लिए डिपॉजिट या कर्जा है और उसकी शराइत खुफिया रखी जा रही है। हमारी हुकूमत कह रही है कि हम कैमरे में बताएंगे। तो ये जो तबाही बर्बादी है ये क्या चीज जाहिर करती है? पूरी बात कौम को बताए ना कि जी हमारी ये मजबूरी हो गई, हमारे तजारती खसारा। आपने जो बात की है कि इम्पोर्ट्स बेतहाशा बढ़ी, एक्सपोर्ट नहीं बढ़ी, मगर ये भी तो बताएं कि 2000 अरब रुपए का आपने पैकेज दिया है, जो अब जो है सनतकारों को जो आइंदा नहीं दे पाएंगे और दूसरे इदारों को अब नहीं दे पाएंगे इतना बड़ा पैकेज। वो पैकेज दिया, उसके बाद अगर ये परफॉर्मेंस है कि आपकी ग्रोथ रेट इस साल 3.5% से बढ़ने वाली नहीं है, हुकूमत कहती है 5% होगी, नहीं बढ़ेगी,
तो ये जो खराबियां आ रही हैं इसका भी तो फिर तस्करा कर दें कि ये क्यों हो रहा है, सऊदी अरब ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, हमारा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्यों आज गिर गया, 2018 में जो था उससे कम हो गया हमारा, हमारी शरह नमू 2018 से कम है, हमारी रुपए की कदर जिस तेजी से गिरी है, हमारा कर्जों का जिसका आपने खुद अभी जिक्र किया, वो तो आपको मैं बता दूं कि ये बड़े हैं, इनके कोई 10 अरब डॉलर सालाना, और पीपल्स पार्टी के दौर में 5 साल में बढ़े थे तकरीबन 5 अरब डॉलर सालाना, अब इससे दुगने हो गए। क्यों हो गए दुगने भाई? ये जो आपने पैसे लिए हैं, ये जो आपको 95 अरब डॉलर पे लिए थे 130 पर आ गए, तो ये जो बड़े हैं आपके, ये 33 अरब डॉलर, ये हमें बताए तो सही, ये कहाँ चले गए, कहाँ इस्तेमाल हुए? कोई प्रोजेक्ट तो आया नहीं। 86 बिलियन डॉलर्स की तरसीलात आ गई, वो कहाँ है पैसे? ये हिसाब तो फिर देना पड़ेगा, अगर आप पिछला हिसाब मांगते तो अपना भी दें। तो ये परेशानी की बातें, एहसाब नहीं हो रहा है, और ये आवाम को जो तसल्लियां दे रहे हैं, ये नहीं बता रहे कि महंगाई कम होगी, तो अभी ये कहते हैं कि जी महंगाई हमारी कम है, प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा, और दुनिया भर में महंगाई का तूफान है, आपने जिक्र भी किया उसका, मगर ये तो बताया कि वो महंगाई का तूफान भारत में दाखिल क्यों नहीं हुआ? उनकी महंगाई थी अक्टूबर की, मैं आपको फिगर देता हूँ, अक्टूबर 2021 भारत में महंगाई 4.5%, पाकिस्तान में महंगाई 9.2%, तो वहां क्यों नहीं आया तूफान? वहां तो ज्यादा तबाही आई थी। बांग्लादेश में महंगाई हमसे कम है, श्रीलंका में हमसे कम है, ये ऑफिशियल फिगर्स है, स्टेट बैंक की रिपोर्ट में ये आदाद शुमार मौजूद है। अब हुकूमत तो आवाम को नहीं बता रही है बात कि जी हमारे लोग कहते हैं सारी दुनिया में महंगाई, तो हमारे अंदर भी आ गई, कि गलत बातें नहीं करें। आप अपने जाहिर सर मान फिर लें कि उसमें जो एक दूसरा बुनियादी फिकस आमदनी लोगों की, वो एक अलग फैक्टर है। डॉक्टर साहब थोड़ा सा इस पर भी ऐड कीजिएगा, जो इस वक्त सूरत हाल हमारे सामने आ रही है, ज़ाहिर मिनी बजट के वजह से जो इजाफा होगा कीमतों में, और दूसरा वायरस की जो एक दूसरी लहर के हवाले से इस वक्त बताया जा रहा है, हुकूमत के पास कोई आदाद शुमार ही नहीं है बुनियादी तौर पर, और काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो आवाम को नहीं बताई जाती हैं, जैसे आपने अभी जिक्र किया सऊदी अरब के की तरफ से जो हमें कर्ज मिला है उस हवाले से। अब आप किस तरह देख रहे हैं जो आने वाले दिन हैं, ख़ासतौर पर जो जब ये बजट साल पूरा होगा, तो सिर्फ यही होगा कि जो रेवेन्यू का टारगेट है वही हुकूमत हासिल करेगी और उसको अपनी बड़ी कामयाबी करार देगी, वो भी इनडायरेक्ट टैक्सेस की वजह से, और महंगाई कहाँ तक पहुंचेगी? नहीं, ये मैं नहीं मानता आपकी बात। पहली चीज तो ये कि जो 4 साल का औसत होगा, हमारा शरह नमू वो ज्यादा से ज्यादा होगा 2.6%। अगर 2.6% 4 साल का आपका शरह नमू का औसत है, तो ये पाकिस्तान की तारीख की जो बदतरीन कारकर्दगी है उनमें से एक होगी। तो किस चीज का क्रेडिट ले रहे हैं? नंबर एक। दूसरा ये कि जो टैक्सों में क्रेडिट है, ये मैं मानने के लिए तैयार नहीं। उसकी वजह यह है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने आपको पता है पिछले साल भी मुबारकबाद दी थी एफबीआर को। मैं कहता हूं जो पिछले हफ्ते स्टेट बैंक की रिपोर्ट आई है उसमें आप निकाल लीजिए, उसमें ये लिखा है कि जो 2018 में टैक्स और जीडीपी का तनासुब था वो गिर गया। टैक्स और जीडीपी का तनासुब वाहिद पैमाना है जिसमें आप टैक्सों की परफॉर्मेंस नापते हैं, वो गिर गया। तो जब वो गिर गया तो फिर आप क्रेडिट किस बात का ले रहे हैं? नंबर एक। दूसरा ये कि इनकम टैक्स असल चीज है, जो यानी जिसकी आमदनी ज्यादा वो टैक्स दे, और एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है जो आवाम पे डालते हैं। तो हमारा इनडायरेक्ट रेशियो जो है वो बढ़ गई है इस हुकूमत के दौर में, और डायरेक्ट की कम हो गई। तो फिर जब टैक्स जीडीपी रेशियो ही गिर गया, और आपने तो कहा था कि मैं 10,000 अरब रुपए इकट्ठा करके आऊंगा, तो अभी आप 6,100, ये जो 600 अरब का पैकेज लाने के बाद 6,100 का आप हदफ रख रहे हैं, और आप उसको कामयाबी करार दे रहे हैं, जबकि शरह नमू आपकी सुस्त होने वाली है, गुर्बत आपकी बढ़ने वाली है, गरीब और अमीर का फर्क बढ़ने वाला है, वो चीजें बात नहीं कर रहे। तो फिर ये बातें करना कि जी कहाँ से टैक्सों में कहाँ से हो गया, मुझे समझा दें। टैक्स और जीडीपी का जो रेशियो है, आपके ख्याल में इसके अलावा भी दुनिया में कोई पैमाना होता है नापने का? और वो स्टेट बैंक की रिपोर्ट में लिखा है गिरी है, बिल्कुल वाज़ेह मैंने आपको बता दिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। इन वक्त मुल्क अंदर मुआशी सूरत हाल बेहतरी बदरा वेंदे वेतर अबतरी तरफ़ वेंदे नज़र अचे पई। वाज़ह तौर ते हुकूमत वटि इन वक्त ताईं को प्लान ही नज़र न पियो अचे त कहिड़ी तरीक़े सां सूरत हाल खे कंट्रोल करणो आहे। मुसलसल इहो नज़र अची रहियो आहे वाज़ह तौर ते त सभ खां वधीक कर्ज़ वठण बावजूदि आवाम ते बोझ विधो पियो वञे ऐं का बि पॉलिसी हिन हुकूमत वटि नज़र नथी अचे। पाण प्रोग्राम में वधीक ज़िक्र कंदासीं सियालकोट में पेश आयल अफ़सोसनाक वाक़े जे हवाले सां। वक़्तु ब्रेक जो साथ।
प्रोग्राम में एक भेरो ॿीहर भलीकार एनएसए में पाण ज़िक्र कंदासीं सियालकोट में पेश आयल अफ़सोसनाक वाक़े जे हवाले सां। सियालकोट में श्रीलंकन शहरी रांदियुनि जो सामान ठाहींदड़ कंपनी जे जनरल मैनेजर जो हुजूम हथां बेदर्दी सां क़त्ल ते इंसानियत जो कंधु शर्म वटां झुकी वञे थो। ॾे तोड़े परॾे में हिन पेश आयल वाक़े ते न सिर्फ़ तनक़ीद थिए पई पर मुल्क में हर अखि उन करे बि आली आहे त छा हिन मुल्क में को बि कंहिं ते इल्ज़ाम हणी हुजूम में क़त्ल कयो वेंदो। इहो ख़ौफ़ ऐं हिरास वारो माहौल हर तरफ़ खां नज़र अचे पियो। इंजीनियर प्रांथा जेको 2012 में साॻी कंपनी में एक्सपोर्ट मैनेजर तौरु नौकरी जी शुरूआत कई हुई, प्रांथा जे महिनत सबबि कंपनी पंहिंजे उरूज ते पहुती ऐं सॼी दुनिया में रांदियुनि जो सामान ठाहिण लाइ कंपनी में ऑर्डर पिण ॾिना वेंदा हुआ। उन जो क्रेडिट बि प्रांथा ॾांहुं वञे पियो। वाक़े वारे ॾींहुं अखियुनि ॾिठनि शाहिदनि मूजिबि प्रांथा ते स्टीकर जे बुनियाद ते चंद शरपसंदनि विढ़ण शुरू कयो, जंहिंमें मौजूद चंद इंसाननि हैवाननि खे सम्झाइण जी कोशिश कई पर उन्हनि जी हिक बि न ॿुधी वई ऐं प्रांथा ते बेदर्दी सां तशद्दुद कयो वियो। एतिरो तशद्दुद कयो वियो जो हू उते ई मरी वियो। हुन जा कपिड़ा लाहे रोड ते उनखे आंदो वियो ऐं उते लाश ते बि तशद्दुद कयो वियो ऐं उन बाद पेट्रोल हारे लाश खे बाहि ॾिनी वई। जेके वीडियो साम्हूं अचनि पयूं उहे ॾिसण जहिड़ियूं न आहिनि, जंहिंखे ॾिसी हरख आली थी वञे थी। अदनान मलिक जेको हिन वक़्तु पुलिस जी हिफ़ाज़त ज़मानत में सिर्फ़ उन करे आहे त हुन प्रांथा खे बचाइण जी कोशिश कई हुई। जंहिं प्रांथा खे बचाइण जी कोशिश कई उन जो इन सॼे मामले बाबति छा चवणु आहे, अचो त ॾिसूं था अदनान मलिक जी ॻाल्हि। अदनान मलिक जी ॻाल्हि ॿुधो ॿुधी प्रांथा खे उर्दू पढ़णु न ईंदी हुई, पोस्टर लाहिण मामूल जी ॻाल्हि हुई ऐं उन बावजूदि एतिरो ज़ुल्म कयो वियो जो इन बाबति हर अखि आली नज़र अचे थी। उन सां गॾोगॾु जेके कुझु शयूं साम्हूं आयूं आहिनि उन में इहो वाज़े तौर ते साम्हूं आयो आहे त प्रांथा जेके उन जी कंपनी में कमु कंदड़ माण्हू हुआ उन्हनि ते इन करे सख़्ती कंदो हो त हू वक़्त ते अचनि, वक़्त ते वञनि, जेका हू पघार खणनि था उन बाबति हू फैक्ट्री में पंहिंजो कमु बि पूरो कनि, जंहिंजे बुनियाद ते उन ते इहो इल्ज़ाम हयो वियो। उन खां अॻु बि अहिड़ा वाक़िया थी चुका आहिनि। कुझु अर्सो अॻु ई हिकु अहिड़ो वाक़ियो बैंक मैनेजर सां साम्हूं आयो हो, जंहिं पारां सिक्योरिटी गार्ड खे टाइम ते अचण तां चयो वियो हो त हू पंहिंजे वक़्त ते बैंक ते नथो अचे ऐं उनखे कूड़ो इल्ज़ाम हणी क़त्ल कयो वियो हो, जंहिं बाद हुनजो उन खे कुल्हनि ते खणी जशन पिणु मल्हायो वियो। बाद में उहा ॻाल्हि कूड़ी साबित थी ऐं उन गार्ड खे फाही पिणु ॾिनी पई। अॼु इन बाबति क़ौमी सलामती कमेटीअ जो इजलास पिणु थियो, जंहिंमें अस्करी तौरु सियासी क़यादत गॾु वेठा ऐं उन्हनि पारां बि इन मामले ते इहो चयो वियो त अहिड़ा वाक़िया अफ़सोसनाक आहिनि। पर छा इन्हनि सभिनी वाक़ियनि पुठियां रियासत पारां कहिड़ा किरदार अदा कया पिया वञनि या उन्हनि पारां रोकण लाइ छा कयो पियो वञे, पाण प्रोग्राम में ज़िक्र कंदासीं। सियालकोट में हिन वक़्तु कहिड़ी सूरत हाल आहे ऐं केतिरा मरकज़ी जेके मुल्ज़िम आहिनि उन्हनि खे गिरफ़्तार कयो वियो आहे। पर उनखां पहिरियां ॾिसूं था अॼु इन वाक़े बाबति परवेज़ खटक छा चयो आहे, अचो त ॾिसूं। परवेज़ खटक जी ॻाल्हि ॿोलो ॿुधी परवेज़ खटक इहो ॿुधाए पियो त नौजवान जज़्बात में अची विया। यकीनी तौर ते हीउ जेको रवैयो आहे इहो इंतहाई अफ़सोसनाक आहे। पाण ॻाल्हाईंदासीं, असांखे हिन वक़्तु वीडियो लिंक ज़रिए जॉइन कयो आहे सियालकोट मां सिंध टीवी न्यूज़ जा रिपोर्टर आहिनि उमर अकबर। उमर बताइएगा, जो वाकया पेश आया ज़ाहिर पूरे मुल्क में हमने देखा, रंजो गम का एक माहौल बन गया, उसके बाद मुसलसल इस चीज़ पर सवालात उठ रहे हैं वाकये के हवाले से। क्या ताज़ी तफसीलात हैं, सियालकोट में इस वक्त क्या चल रहा है और कितने मुल्ज़मान हैं जिनको नामजद किया गया था, उनमें से कितनों की गिरफ्तारियां हुई अब तक? जी बिल्कुल, ये एक अफसोसनाक वाकया पेश आया है जो एक श्रीलंका के शहरी थे एक प्रांथा कुमार, उनके साथ ये वाकया पेश आया है। ये 2013 में ईमानदारी से काम कर रहे थे, जिसकी वजह से कुछ इनके जो वर्कर थे उनके साथ क्लैश जारी था। उन्होंने इनके ऊपर मुबाना तौर पर इल्जाम लगाकर इनको तशद्दुद का निशाना बनाया और निशाना बना के फिर इसको उनकी हवस और उनकी वहशियत इतनी थी कि उसको निशाना बना के उसकी मौत वाक़या होगी और उसकी लाश की बेरहुरमती की गई। उसके बाद ये प्रोटेस्ट किया गया और इसके साथ उसकी लाश को जीबी रोड वजीराबाद पर आग लगा दी गई। तो ये एक अफसोसनाक वाकया है। इस वाकये का डीपीओ उमर असद साहब, मलिक उमर असद साहब है, जिन्होंने बर वक्त कार्रवाई करते हुए जो 36 मरकजी मुल्ज़मान हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया और जो 136 मुल्ज़मान हैं और वो जेर हिरासत हैं। इस वक्त जो 26 हैं उनका आज ETC गुजरांवाला दहशतगर्दी की कोर्ट में रिमांड 15 दिन का ले लिया गया। और जो इस वक्त इलाकाई गमो गुस्सा और एक शर्मिंदगी की लहर
जारी है। हर जो इंसानी दिल है वो आबशार है इस हवाले से। मुकाबले फिक्र के भी लोग इसमें बड़े संसार हैं और अदारे सोच कर रहे हैं। जो मुकामी सनतकारों की तरफ से आज दुआया तकरीब रखी गई जिसमें इसकी जो ड्यूटी फनाइज थे उसको कराया गया और इसकी फैमिली के लिए एक फंड इकट्ठा किया गया। अच्छा उमर, इस हवाले से थोड़ा सा ये भी आगाह कीजिएगा, जिस दिन ये वाकया हुआ और उस दिन जो चीजें सामने आ रही हैं और उस लड़के ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसने बचाने की कोशिश की, उसका क्या कहना था और जो दूसरे मरकजी एनी शाहिदीन है उनमें से जो बयानात सामने आ रहे हैं उस हवाले से क्या तफसीलात हैं अब तक? जी बिल्कुल, ये एक मलक अदनान नामी जो मैनेजर है उसने उसका कहना ये था कि मैं एक मीटिंग हॉल में था और मैंने ये शोर देखा तो मैं बाहर निकला और मैंने जो मुस्तहिल अफराद थे उनकी मिन्नत समाजत की, उनके पाँव जोड़े और उनके हाथ जोड़े और उनको वास्ते देता रहा कि इसकी जान बच दें, लेकिन वो उसको भी तशद्दुद का निशाना बनाते रहे। लेकिन उसने बहुत कोशिश की बचाने की, लेकिन ऐसा ना हो सका। एक कीमती जान जाया हो गई। ये एक अफसोसनाक वाकया है। उमर, इस हवाले से थोड़ा सा ये भी बताइएगा, जैसे आपने जिक्र किया सूरत हाल के हवाले से, जो जिस दिन ये वाकया पेश आया क्या उससे पहले कोई कशीदगी हुई थी और क्या उस हवाले से जो ये जिसका कत्ल हुआ है बेदर्दी से श्रीलंकन शहरी का, तो उसने कोई अहकामात जारी किए थे कुछ लोगों को जिन्होंने ये फिर उन पर इल्जाम लगाकर उनको बेदर्दी से कत्ल किया? अभी फैक्ट्री का एक काम के ऊपर एक इशू चल रहा था क्योंकि ये जनरल मैनेजर की पोस्ट पर था प्रांथा कुमारा, अपने ड्यूटी को सर अंजाम एक असल तरीके से दे रहा था। तो जो उसे अंदर जो काम कर रहे थे उनको वो यही हिदायत करता था कि जिस काम को आप करते हैं वो ईमानदारी से करें और लगन से करें, मेहनत से करें, यही हमारा फर्ज है जिसकी हम तनख्वाह ले रहे हैं। इसके ऊपर जो एक मुख्तलिफ जो इंतशार पसंद अफराद थे वो इससे क्लैश रखना और जो जल्दबाजियां वो रखना शुरू कर दी थी उन्होंने, जिसके ऊपर ये मामला तूल लेते लेते एक संगीन और एक अफसोसनाक वाकया सर अंजाम हो गया। ठीक, तो उस हवाले से नाजरीन को थोड़ा सा ये भी आगाह कीजिएगा, जो सूरत हाल वहां पर पैदा हुई, तो क्या अब तक बाज़ाब्ता तौर पर कोई ऐसी चीज सामने आ सकी है कि किसी मजहबी जमात से उन लोगों का ताल्लुक हो, ज्यादातर जो उसमें शामिल थे? और साथ ही थोड़ा सा ये भी नाजरीन के लिए आगाह कीजिएगा कि क्या वहां पर सियालकोट शहर में इसका रद्द-ए-अमल कैसा सामने आ रहा है? जी बिल्कुल, सियालकोट में इसका रद्द-ए-अमल एक इंतहाई अफसोसनाक है। जाहिर सी बात है, जुम्मे का दिन था, लोग जुम्मे की अजान हो रही थी और लोग उसको तशद्दुद का निशाना बना रहे थे। हालांकि नमाज अवलीन है, उसको छोड़ के लोग एक मुबैना तौर पे उस पर इल्जाम लगा के उसको तशद्दुद का निशाना बनाते रहे। जुम्मे का ये वाक़या था, जुम्मे का दिन था। और मजहबी जमातों से मैं आपको बताता चलूँ कि मजहबी जमातों ने इस जो अफसोसनाक वाकया है पुरजोर मजम्मत की है। ये किसी भी मजहब और किसी भी दीन में जाहिरी तौर पर और उसका मुसलसल सिलसिला देख रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका उमर अकबर, प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। जेको मामलो साम्हूं आयो आहे सियालकोट में श्रीलंकन शहरी जे बेदर्दी सां कत्ल वारो, उन बाबत ये ख़बरूं अचनि पियूं त हू टाइम जो पाबंद हो ऐं हू इन ॻाल्हि ते सख़्ती कंदो हो त अगरि पगार वठो था त ड्यूटी बहितर अंदाज़ में सर अंजाम ॾियो। उन खां पोइ उन ते इल्ज़ाम हणी उनखे जहिड़े तरीक़े सां तशद्दुद खां पोइ क़त्ल कयो वियो आहे, उन खां पोइ लाश जी बेहरमती ऐं उन बाद लाश खे साड़े वियो। यकीनी तौर ते सॼी दुनिया अंदरि इहो वाक़ियो पाकिस्तान जे लाइ शर्म जो बाइस बणियो। पाण प्रोग्राम में वधीक ज़िक्र कंदासीं। PTM पारां अॼु ऐलान कयो वियो आहे हिकु भेरो ॿीहर एहतिजाजनि जो ऐं लॉन्ग मार्च जो। उन हवाले सां हिते वक़्तु हिकु ब्रेक जो, असां सां गॾु रहिजो।
प्रोग्राम में एक बार ॿीहर भलीकार एनएसए में पाण ज़िक्र कंदासीं। अॼु पीडीएम जे इजलास जे हवाले सां जंहिं पारां इहो फ़ैसिलो कयो वियो आहे त ईंदड़ साल मार्च में 23 मार्च ते महांगाई कढियो वेंदो ऐं उन बाबति इहो बि फ़ैसिलो कयो वियो आहे त उहो मार्च हिकु ॾींहं जो हूंदो। धरणे बाबति को बि पीडीएम फ़ैसिलो न आहे करे सघी ऐं मौलाना साहब अॼु इहो ॿुधाए रहियो हो त इस्तीफ़ाउनि बाबति फ़ैसिलो वक़्त ते कयो वेंदो। कुझु अर्सो अॻु साॻियो ई मौलाना साहब जॾहिं पीपल्स पार्टी खे पीडीएम मां कढियो वियो त उन वक़्तु इहो चयो पियो त को फ़ाइदो न हूंदो मार्च जो इस्तीफ़ाउनि खां सवाइ। हिन बाबति ॻाल्हाईंदासीं। असांखे फ़ोन लाइन ते जॉइन कयो आहे सीनियर साफ़ी ऐं तजनिगार मोहतरम जनाब शाहीन कुरैशी साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मेरा साहब। कुरैशी साहब, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। मौलाना साहब ये फरमा रहे थे आज के वक्त आने पर इस्तीफों के हवाले से फैसला किया जाएगा और धरना कब देना है उसके वक्त का भी अब इंतजार किया जा रहा है। थोड़ा सा आप अपनी इस पर राय दीजिएगा। जो मौलाना साहब ये फरमा रहे थे कुछ अर्सा पहले जब पीपल्स पार्टी को निकाला गया कि अफादियत नहीं होगी लॉन्ग मार्च या धरने की इस्तीफों के बगैर, वो अब तक फैसला नहीं कर पा रहे और अब तक शायद वो वक्त नहीं आया। आप किस तरह से देख रहे हैं इस सूरत हाल को? मौलाना फजलुर रहमान साहब की सरबराही भी मुतनाज़ थी। एमआरडी के बरक्स और पीपल्स पार्टी को रिजर्वेशन थी कि रोटेशन करें, लेकिन उन्होंने पीडीएम का सरबराह बन के पीडीएम को मेरी दानिश में बहुत इसलिए नुकसान पहुंचाया कि वो सिंगल नुकाती ये था कि फाशिस्ट हुकूमत इमरान खान की डिक्लेयर करके सिलेक्टेड हुकूमत उसको हटाने का एजेंडा था, जिसके 27 नुकात थे, जिसके एंड में इस्तीफा था और उससे पहले लॉन्ग मार्च था। तो लॉन्ग मार्च से पहले जो है मौलाना फजलुर रहमान और मरियम साहबा और उनके साथ नवाज शरीफ साहब, क्योंकि शहबाज साहब जेल में थे, एक साइड पे थे और उनका पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है, लेकिन फिर बिल आखिर इकट्ठा भी हो जाता है क्योंकि वो पावर पॉलिटिक्स की जो है प्रो एस्टेब्लिशमेंट गेम करते हैं, लाडला वन लाडला टू। मैं बड़ा सोचे समझने के साथ ये कहता हूँ कि फजलुर रहमान का जो ये आज का ऐलान है कि वो लॉन्ग मार्च करेंगे बगैर इस्तीफों के और बिल्कुल कंफ्यूजन पर मबनी है, और वो आज़ादी मार्च की एक एक्सटेंशन है कि जब इससे पहले उन्होंने आज़ादी मार्च की थी और वो आए थे और फिर उन्होंने यहाँ पर स्टेज चमकाया और उसके बाद वो परवेज इलाही चौधरी साहब जो काफ लीग के हैं उनकी गारंटी पर जर्नैलों की जानिब से मार्च में इंतखाबात का चले गए। बाद में रोते रहे कि हमारे साथ धोखा हो गया, धोखा हो गया। तो उनकी क्रेडिबिलिटी पर पहले भी ये सवाल था कि पीपल्स पार्टी और दीगर जमहूरी कुव्वतों को सवाल किया जाता था कि एक तो मजहबी इंतहा पसंदी उनका एजेंडा है, दूसरा वो आज़ादी मार्च जब मर्जी ले गए हैं। तो आज भी अगर नून लीग का आप देखिए कि उनके सेक्रेटरी आसन इकबाल उन्हें ये कह रहे हैं कि सियालकोट के सानहे पर जहां पर मजहबी इंतहा पसंदी की वजह से एक जो है आदमी की जान खुद लिंचिंग करके खींच के उनके कपड़े उतार के उन्हें नजरे आतिश कर देना, इसकी पूरे मुल्क भर में और आलमी सतह पर मजम्मत की गई है। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब उनमें से हैं जो उसकी मजम्मत से कतरा रहे हैं और जो है मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब ने पीपल्स पार्टी की तरफ से कहा है कि कम अज कम जो है उसकी मजम्मत करनी चाहिए। लेकिन उनके जो मेन इत्तेहादी हैं जिनके वो फ्रंट मैन बनते हैं नून लीग के, उनके सेक्रेटरी जनरल आसन इकबाल ने भी ये कह दिया है कि मिनिमम मजम्मत तो एक कम अज कम मुतालबा है। तो अच्छा शाहीन साहब, थोड़ा सा इस पर ये बताइएगा। ज़ाहिर वो जो एक सूरत हाल है वो तो हमें नजर आ रही है और खास तौर पर मौलाना साहब के हवाले से, पर इस वक्त अगर देखा जाए कुछ दिन पहले तक की जो सूरत हाल थी, जो DGI वाला मामला था, उस वक्त एक चीज ये महसूस हुई। फिर नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से खबरें गर्दिश में आई और उसके बाद हमने देखा हुकूमत के लिए मुश्किलातें भी खड़ी हुई जब उनके इत्तेहादी उनके साथ उनका साथ नहीं दे रहे थे। तो क्या अब तक जो हुकूमत की सतह पर सपोर्ट हासिल थी एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से वो उसी तरह से कायम है? इसका मतलब तो जाहिरी तौर पर ये हुआ और ये सिर्फ फेज 7 के लिए पीडीएम इस वक्त कर रही है। देखिए जी मेराज साहब, आप हों या जितने भी मीडिया के लोग हैं या सियासी एक्टिविस्ट हैं, वो सब इस चीज पर इत्तफाक करेंगे कि जब सेनेट की सीट यूसुफ रजा गिलानी की जीतने तक और उसके बाद जिमनी इंतखाबात, उसके बाद सेनेट
तो वो मौक़िफ़ जो है सियासी अमल का तस्लीम किया गया था। वो इस तरह की इस्तीफों की धमकी और गैर जमहूरी अंदाज के ऊपर नहीं किया गया था। इस तरह तो अगर कल को नून लीग के साथ फजलुर रहमान भी हुकूमत बना लेते हैं तो पीपल्स पार्टी पीटीआई के साथ इस्तीफे दे दे तो उससे पॉलिटिकल इस्तेहकाम नहीं आएगा, वो आईनी तरीका नहीं है। लेकिन उस वक्त उन्होंने पीडीएम तोड़ने की जो फरमाइश थी कि भाई पंजाब में जो आईनी दायरा कार में रहकर सारे इदारों को चलने का कहा गया है, उस पर तो उन्होंने धक्के दिए। मैं तो सवाल ये करता हूँ कि इस लॉन्ग मार्च का क्या मुस्तकबिल होगा कि डॉक्टर मालिक जैसे लोगों को अगरचे बलूचिस्तान में इक़्तिदार का मजा तो नून लीग ने चखाया है, लेकिन वो किस तरह फजलुर रहमान की मजहबी इंतहा पसंदी के हालिया मौक़िफ़ और माजी के मौक़िफ़ के साथ चलेंगे। और ये कौन सा सियासी अमल हो रहा है सिवाय मौका परस्ती के, इसलिए कि जब अपोजिशन मुत्तहिद थी तो इमरान खान हिल गए थे और वो जो है असम्बली के अंदर जाकर जो है इतमाद का वोट ले रहे थे और उनकी सफ़ों में इंतशार आ गया। जहांगीर तरीन ग्रुप और दीगर कई ग्रुप उठ गए थे। लेकिन आज सवाल जो सियासी सवाल है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा जिसकी बुनियाद पर मरकजी हुकूमत का फैसला होता है, वहाँ उस्मान बुज़दार लगभग 3.5 महीने हो जाएंगे कुछ अरसे में, वहाँ बगैर अपोजिशन के आराम से इतना कमजोर सियासी शख्स जो है वो हुकूमत कर रहा है। उसकी जिम्मेदारी नून लीग और नून लीग के सबसे बड़े हामी जो हैं मौलाना फजलुर रहमान पर आएगी। सर पर थोड़ा सा ग्राउंड पर सूरत हाल को देख ले। शाहिद साहब, आप लाहौर में ही बैठे हुए हैं और कल का जो नतीजा आया है NA 133 का, उसमें पीपल्स पार्टी हालांकि उसको अपनी सबसे बड़ी कामयाबी इस वक्त करार दे रही है। क्या आप इस चीज से मुत्तफिक करेंगे? ज़ाहिर टेक्निकल बुनियादों के ऊपर पीटीआई का कैंडिडेट वहां पर नहीं था और टीएलपी के हवाले से भी कुछ इस तरह की खबरें आ रही हैं, तो क्या पीपल्स पार्टी को उन हलकों की तरफ से सपोर्ट मिली है इसमें? नहीं, मैं नहीं समझता जी। जो लोग प्रोपेगेंडा कर रहे हैं वो उससे पहले भी 13% जिन्हें हम इस तरह मार्शल लॉ में डिफेक्टो होता है, मौजूदा सूरत हाल में जिस तरह का डिफेक्टो आज़ाद मीडिया आप कहते हैं मेन स्ट्रीम, उसके अंदर बड़ा तासुब का जो है सलूक किया गया है। पीपल्स पार्टी को कॉर्नर करने में एस्टेब्लिशमेंट को 40 साल लगे हैं। सिंध के अंदर चाहे लिसानी बुनियाद पर MQM हो, चाहे मजहबी तफरकाबाजी की बुनियाद पर हो। शाहीन साहब, फिर टीएलपी और पीटीआई का वोटर कहाँ गया? मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी के अंदर सिर्फ लाहौर के हल्का 133 में नहीं बल्कि पंजाब के अंदर ये एक बहुत नतीजा खेज है कि जो लोग इलेक्टेबल चले गए थे, जो पीपल्स पार्टी के पुराने लोग जो हल्का में अपना असर रफूज रखते हैं, जिसका फवाद चौधरी कहते थे कि इनको उम्मीदवार नहीं मिलेंगे, वो पीपल्स पार्टी की स्टेट पॉलिटिक्स चाहते थे। इस हल्के का तज्जिया जो मीडिया के ऊपर नहीं आ रहा, जो सैकड़ों की तादाद में कॉर्नर मीटिंग हुई है, उसके अंदर नून लीग को आड़े हाथों पीपल्स पार्टी के जालों ने लिया है और उसका रिस्पॉन्स अवाम से मिला है। लोग जो हैं वो समझते हैं कि जिन्होंने करप्शन की है, जिन्होंने जमहूरियत को नुकसान पहुंचाया। शाहीन साहब, मैं ये कह रहा हूं तो क्या वो जो दो हकीकतें हैं उनको फिर सामने रखा जाए, या आप समझते हैं कि उसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा टेक्निकल बुनियादों पर, पीटीआई का उम्मीदवार ना होना और टीएलपी का उम्मीदवार भी ना होना? देखिए, मैं ये समझता हूं कि आप ये भी बात बफर्ज मुहाल अगर तस्लीम कर लें, लेकिन जो उम्मीदवार मैदान में थे, क्या नून लीग का 50% वोट कम नहीं हुआ? क्या वहां वोट की इज्जत का उनका जो है नारा बंद हुआ था, रिहाई पर नहीं था? कहने का मकसद है जब सियासी अमल करते हैं और सियासी जो है माहौल इतना आगे बढ़ जाता है, आगे इलेक्शन की गहमा गहमी अभी 6 माह में शुरू हो जानी है, उस वक्त 50% वोट जो है नून लीग का कम हो जाना पहला सवाल, पीपल्स पार्टी का 5 गुना ज्यादा वोट बढ़ जाना दूसरी हकायक है। बाकी मफरूजे हैं कि पीटीआई होती तो क्या होता, क्या ना होता, ये क्या गारंटी है? उसकी वजह ये है कि पीटीआई की पूरी क़यादत ये कह रही थी कि हमारे लोग कॉर्नर रहेंगे, इसलिए कि पीटीआई के कैंडिडेट जो हैं वो वहां मौजूद है। उन्होंने 1.25 साल बाद इलेक्शन के अंदर मैदान अमल में जाना है। वो आज अगर असलन गिल को वोट दिलवा देते तो जनाब अली वो खुद अपनी कल को आने वाले कल में कैसे पॉलिटिक्स करते, उनका ज़ाहिर ये मुख्तलिफ फैक्टर्स नजर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका शाहीन कुरैशी साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। इन वक्त
जेका सियासी सूरत हाल आहे जेको कुझु अर्सो अॻु ताईं इहो महसूस थियो हो पीडीएम पारां इहो फ़ैसिलो कयो वियो आहे त लॉन्ग मार्च कयो वेंदो 23 मार्च ते इस्तीफ़ाउनि बाबति हिन वक़्त ताईं का ख़बर साम्हूं न पई अचे उन बाबति को फ़ैसिलो नाहे थियो पर ज़ाहिर आहे फेस सेविंग तहत इहे सभु फ़ैसिला हिन वक़्तु कया पिया आहिनि इन ई साईं प्रोग्राम जो वक़्तु पंहिंजी ॾियाणी ते पहुतो पंहिंजे मेज़बान महराज हबीब खे ॾींदा इजाज़त अला भाई।